सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। हमारा जो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर चल रहा है फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी, इसमें हम लोगों ने अभी तक बस एक ही बुक कंप्लीट किया है, वो पार्टनरशिप का है, कंप्लीट बुक। इस रिवीजन लेक्चर का मेरा मेन मोटो है कि मैं आपका का पूरा अकाउंटेंसी का सिलेबस, सारे कॉन्सेप्ट को, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराऊं। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे आपका नेक्स्ट बुक जो कंपनीज का है। इसमें आपका मेनली दो चैप्टर है, एक है इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा है इशू ऑफ डिबेंचर। जो मेजर चैप्टर है आपका इशू ऑफ शेयर, आज मैं वो लेके आऊँगा यहाँ पे। कोशिश करूँगा कम से कम टाइम में इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैं कवर करा दूँ। वैसे तो ये चैप्टर काफ़ी हद तक कंपनीज एक्ट ही है, पर मैं पूरा कंपनीज एक्ट यहाँ पे बताऊँगा नहीं आपको, क्योंकि मैक्सिमम आपको जो पोर्शन है वो बीएसटी का पोर्शन है, वहाँ पढ़ने को मिलता है। अकाउंट्स में हमारे पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ज़्यादा लेने का। थ्योरी में उतना ही कवर करूँगा जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जहाँ से थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं या जहाँ से एमसीक्यू बन सकते हैं, उतना मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, सो डोंट वरी। अदरवाइज मैं उतना ही कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा जो आपके न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे नोट से जो मैंने बनाया आपका टाइम को सेव करने के लिए। सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स, तो देखो एक शॉर्ट में जरा पढ़ ले मीनिंग। मैंने पहले कंपनी से शुरू किया है, कंपनी का एक शॉर्ट समरी में मैंने मीनिंग डाल दिया है। तो कंपनीज एक्ट के अनुसार अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अब यहाँ पे याद रखना पर्सन्स है, इंडिविजुअल नहीं है, मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल नेचुरल पर्सन दोनों इन्वॉल्व है। इस्टेब्लिश्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, ये लॉ के द्वारा बनाया जाता है। और कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है। नॉन कमर्शियल एक्टिविटी के लिए एनपीओ होता है। इट हैज़ अ लीगल स्टेटस, याद रखिएगा इसका लीगल स्टेटस है, अपने ओनर के अलावा उसका लॉ में अपना एक अलग वजूद होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स ओनर। द कॉमन कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज टर्म्ड एज शेयर कैपिटल, और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। विच इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, द ओनर ऑफ विच आर नोन एज मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। इसके ओनर क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स बोलते हैं। Existence of a company is not affected by the retirement, death या insolvency of its member। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, उनका डेथ हो जाए, तो पार्टनरशिप बंद हो जाता है। सोल प्रोप्राइटर में भी सेम चीज है, बट कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। सारे डायरेक्टर और सारे के सारे शेयर होल्डर भी अगर उनका भी डेथ हो जाए तो भी कंपनी चलेगी। तब तक नहीं बंद होगी जब तक इसको लीगली आप बंद ना करो, ठीक है, या कोर्ट इसको बंद ना कर दे। तो मीनिंग में यही था। आपको कंपनी में तीन कैटेगरी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। कंपनी यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ओपीसी, ये नया कॉन्सेप्ट है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, ओपीसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ ओपीसी में। तो देखो, इफ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 262, आपको सेक्शन याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और सेक्शन कोड करने की गलती करना भी मत, क्योंकि सेक्शन अगर गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर आपका गलत कर सकता है। तो सेक्शन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। ओपीसी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। ओपीसी में एक ही आदमी होता है, जस्ट लाइक सोल ट्रेडिंग कंसर्न के जैसा, बट स्टिल इट इज अ कंपनी। इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक इशू नहीं ला सकता ओपीसी। पब्लिक इशू क्या, तुम लोग आगे बात करेंगे, हमेशा रहेगा ओपीसी क्या, प्राइवेट कंपनी रहेगा। तो आप कह सकते हो ओपीसी इज अ काइंड ऑफ प्राइवेट कंपनी। बस डिफरेंस ये है कि प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होते हैं, इसमें एक होता है विच हैज ओनली 1 मेंबर एज पर द ड्राफ्ट रूल्स। रूल क्या कहता है? पहला पॉइंट याद रखना, ओनली अ नेचुरल पर्सन, सिर्फ एक नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी। यहाँ पे तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, इस पे आपके एमसीक्यू में आपको उलझा सकता है। पहला पॉइंट याद रखना, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट फॉर्म एन ओपीसी। दूसरा, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। अब फॉरेनर और इंडियन, हो सकता है कि एक फॉरेनर भी इंडियन सिटीजन हो, ऐसा पॉसिबल है, उसके क्राइटेरिया होते हैं 182 डेज एंड 60 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वो आप लोग को नहीं कवर करना। आप ये समझो, इंडियन सिटीजन एक फॉरेनर भी हो सकता है, एक इंडियन भी हो सकता है। तो इंडियन होना, इंडियन ओरिजिन अलग बात है, इंडियन सिटीजन अलग चीज होती है।
इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड रेसिडेंट इन इंडिया। सिटीजन है तो रेसिडेंट होगा ही, एंड कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, ठीक है, और बी ए नॉमिनी, इनकॉर्पोरेट करना भी होना चाहिए और नॉमिनी भी इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट होना चाहिए फॉर द सोल मेंबर ऑफ एन ओपीसी, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन, जो इंडियन रेसिडेंट हो वही ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है और वही नॉमिनी भी बन सकता है। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ओपीसी, एक आदमी एक ही ओपीसी बना सकता है, एक से ज्यादा ओपीसी नहीं क्रिएट कर सकता। और बिकम नॉमिनी, एक से ज्यादा कंपनी के लिए ना तो नॉमिनी बन सकता है और ना ही वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है, एक ही ओपीसी कर सकता है एक आदमी। थर्ड पॉइंट है एन ओपीसी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज और एनी बॉडी कॉर्पोरेट। ओपीसी एनबीएफसी नहीं चला सकता और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी का काम कर सकता है जो शेयर मार्केट वगैरह से रिलेटेड होता है। इसका पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख हो सकता है, 50 लाख से ज्यादा नहीं, नॉट मोर देन 50 लाख का मतलब 50 लाख तक, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 2 करोड़ तक हो सकता है, क्योंकि ये बेनिफिट दिया गया है छोटे छोटे बिजनेसमैन को। अगर आप 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर करते हो, आप बड़े बिजनेसमैन हो तो आप प्राइवेट कंपनी बनाओ, क्योंकि इसको कंप्लायंस कम करना पड़ता है लॉ का, और इन सबको ज्यादा कंप्लाई कर, जितना बड़ी कंपनी उसके ऊपर उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है गवर्नमेंट का। तो ओपीसी फॉर्म करने का फायदा यह है कि इसको कम कंपनी लॉ का कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है, आरओसी से कम परेशानी होती है इसको। द वर्ड ओपीसी shall be mentioned in bracket below the name of such company wherever the name printed affixed or engraved। मतलब जहां भी आपकी कंपनी, मान लो XYZ है तो XYZ लिमिटेड नहीं लिखोगे, XYZ 1 पर्सन कंपनी लिखोगे, ठीक है। तो ये नाम होना चाहिए ओपीसी, ब्रैकेट में आप 1 पर्सन कंपनी मेंशन करोगे जहां भी आपकी कंपनी का नाम होगा। दूसरा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होता है, तो जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको हम लोग कहते हैं एओए, कंपनी में होता है ना एओए एंड एमओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जिसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट करता है राइट ऑफ इट्स मेंबर टू ट्रांसफर शेयर्स, मतलब प्राइवेट कंपनी के मेंबर किसी को फ्रीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसका कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉय, पास्ट प्रेजेंट एम्प्लॉय को छोड़ के 2 और 200, आप ये लिमिट याद रखना। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इट प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक। जैसे प्राइवेट कंपनी में कोई बाहरी आदमी ओनर मतलब उसका शेयर नहीं खरीद सकता है, एक लिमिटेड लोग के ही आदमी वहां पे शेयर परचेज कर सकते हैं, उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रिलेटिव्स, ये लोग। एंड इट मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, 1 लाख का लिमिट है, तो आप ये मान के चलो कि मिनिमम पेड अप कैपिटल इसका प्रिस्क्राइब्ड है, वही होना चाहिए। इट इज नेसेसरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू यूज द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, उसके नाम के लास्ट में क्या यूज होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड भी चल सकता है, ठीक है। पब्लिक कंपनी, यही मेन कंपनी जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। हम लोग जो भी अकाउंटिंग सीखेंगे मेनली पब्लिक कंपनी के लिए सीखेंगे। आप भी कहीं जॉब करोगे तो मोस्टली चांसेस है कि पब्लिक कंपनी में ही करोगे। जितना भी कंपनी है, टाटा, बिरला, ये सब क्या है, पब्लिक कंपनी है। बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनी आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड देखते हो वो सब क्या है, पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अ पब्लिक कंपनी इज वन विच, किसको कहते हैं पब्लिक कंपनी? पहली बात तो ये प्राइवेट कंपनी को नहीं कहते हैं, तो किसको कहते हैं? यहां देखो कुछ पॉइंट्स मैंने यहां डाला है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, मैंने 3-4 पॉइंट लिया है जो आपके काम का है। जिसके पास मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, इसका मिनिमम पेड अप कैपिटल लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 5 लाख है, ठीक है। एनीवे बीएसटी में हम लोग कवर करेंगे। दूसरा पॉइंट, इट हैज अ मिनिमम 7 मेंबर्स। मिनिमम मेंबर वहां पे 2 थे, प्राइवेट में 2 थे, ओपीसी में 1, यहां पे कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए कम से कम। एंड मैक्सिमम के लिए नो लिमिट, लाखों हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इट हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। इसका शेयर कोई भी खरीद सकता है, ये किसी को भी बेच सकता है। अब यहां पे याद रखना,
पब्लिक कंपनी अलग बात होता है, लिस्टेड और अनलिस्टेड अलग बात है। तो जो पब्लिक कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड है उसको लिस्टेड कंपनी कहते हैं। तो जो लिस्टेड है वो पब्लिक तो होगा ही, ठीक है। दूसरी बात मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं पब्लिक कंपनी में और पब्लिक सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर अलग चीज है और पब्लिक कंपनी अलग चीज है। सेक्टर का मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट पार्टी ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन करती है। ये सब बीएसटी में कवर करने को मिलेगा, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है कि पब्लिक कंपनी भी हो और हो सकता है कि प्राइवेट कंपनी भी हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक सेक्टर की नहीं। तो ऐसा कई बार सोचते हैं कि पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट का होगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक सेक्टर का मतलब ऐसा कंपनी जिसका शेयर कोई भी आम जनता, कोई भी चाहे तो खरीद सकता है। और इसके नाम के एंड में क्या लगेगा? वर्ड लिमिटेड लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। जितना इसका शेयर का कैपिटल है, जितना आपने इन्वेस्ट किया उतना ही तक आप लायबल हो कंट्रीब्यूट करने को, उससे ज्यादा नहीं। शेयर कैपिटल, हम सीधा आते हैं अपने काम की बातों पे जिससे हमारा कंसर्न है। शेयर कैपिटल, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखो शेयर कैपिटल क्या होता है। तो जब बिजनेस बड़ा हुआ तो कैपिटल का नीड भी बड़ा होगा। अब मान लो एक आदमी को बिजनेस शुरू करने के लिए, आपको मैं एग्जांपल से समझा दूं, एक आदमी को मान लो बिजनेस शुरू करने के लिए तकरीबन 1000 करोड़ चाहिए, मान लेते हैं। ये आपको बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है पर कंपनी के लिए बहुत छोटा अमाउंट है, ठीक है। आप ऐसा मान लो कि एक आदमी को बिजनेस शुरू करने के लिए 1000 करोड़ चाहिए। इससे आप छोटी मोटी पब्लिक कंपनी शुरू कर सकते हो, बहुत बड़ी नहीं। रिलायंस जैसी कंपनी तो लाखों करोड़ में। अब 1000 करोड़ कोई एक आदमी तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1000 करोड़ को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर एक पार्ट का वैल्यू होता है। इस एक पार्ट के आप ओनर बन जाओगे। मान लो इसका वैल्यू मैंने रखा 100 रुपया, ठीक है। तो 1000 करोड़ डिवाइडेड बाई 100, उतना पार्ट कर दो तो उस पार्ट को क्या कहेंगे? शेयर। तो ये टोटल कैपिटल है। 1000 करोड़ क्या है? टोटल कैपिटल है। और इस कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा, उसको कहते हैं शेयर। तो ये क्या बन गया? शेयर कैपिटल, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को आप ऐसे समझो कि पूरे कैपिटल का एक पार्ट, वही होता है शेयर कैपिटल। तो आप जितना शेयर खरीदोगे आप उतने के ओनर बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि 1000 करोड़ को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, 1000 बाई 100 करें तो देखो 10 करोड़ शेयर हो जाएगा। 10 करोड़ शेयर। अब मान लो इसका मैंने 1000 शेयर खरीदा, एक शेयर का वैल्यू रखा 100 रुपीज, तो 1000 इंटू 100 मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। और जिसके पास जितना ज्यादा शेयर होगा वो ओनर होगा। जिसके पास 50% से ज्यादा शेयर होगा, जाहिर सी बात है वो उसका कंट्रोल सबसे ज्यादा होगा और वही बन जाता है इसका मेन ओनर। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी के पास मोर देन 50% शेयर है, तो वो वहां का मेन ओनर है, ठीक है। और उसी का बात वहां माना जाता है। एनीवे, चलिए यहाँ पे देखें मैंने क्या नोट किया है जो आपका थ्योरी में मेंशन है। तो शेयर कैपिटल इज द कैपिटल which a company can raise or has raised by the issue of shares. The capital of the company is divided into smaller parts and each part is termed as share. The capital obtained by issue of share is known as share capital. एक मूवी आई थी गुरु मूवी, अभिषेक बच्चन था उसमें। वो बेसिकली मूवी बेस्ड है ये धीरू भाई अंबानी के ऊपर कि कैसे उन्होंने एक छोटे से बिजनेस से कैसे अपना कंपनी फॉर्म किया। तो वहां पे एक बात बोलता है अभिषेक बच्चन अपने पार्टी में कि हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे, अपना इशू लाएंगे और पब्लिक से पैसा लेंगे, बोलेंगे कि आप 10 रुपया दो, कंपनी के मालिक बनो। तो ऐसा होता है, ठीक है। उसके लिए आज के समय में एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। उस प्लेटफॉर्म का नाम है शेयर मार्केट, जहां पे पब्लिक आती है और ओपनली वहां पे एक ब्रोकर होता है जो इंटरेक्शन करवाता है बायर और सेलर को। कंपनी शेयर ऑफर कर रही है, ठीक है, आईपीओ निकाल रही है, कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। और मैं इंटरेस्टेड हूँ उस कंपनी में पैसा लगाने को। अब मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि मुझे उस कंपनी और उसके ओनर के बारे में मैंने पता किया, मुझे लगा कि उसका फ्यूचर अच्छा है।
आने वाले समय में उसमें कमाई होगी, तो मैं भी अपना पैसा लगाना चाहता हूँ, क्योंकि जब कंपनी रेज करेगी तो उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा मुझे भी मिलेगा, जितना का मैं ओनर रहूंगा, इसलिए मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूँ। अब देखो 1000 करोड़ या 1 करोड़ इन्वेस्ट करने में लोग डरेंगे, पर 100 रुपया, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया इन्वेस्ट करने में लोग कम डरते हैं, रिस्क थोड़ा कम हो जाता है अमाउंट कम होने की वजह से। इसलिए कंपनी क्या करती है, पूरे कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अगर आप 10 लोगों से पैसे मांगोगे हेवी अमाउंट तो नहीं देगा, पर 10 लाख लोगों से मांगोगे कि आप 100 रुपया दे दो, तो कलेक्टिवली तो मेरे पास फंड बन गया ना। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लिया गया है कि एक या दो आदमी से नहीं लेकर छोटा छोटा अमाउंट ढेर सारे लोगों से लो, ताकि आपका एक बड़ा कैपिटल बेस बन जाए। तो यही कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के ये शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट बनाया गया। और इसके बदले में ओनर्स को क्या मिलता है, कंपनी जब बिजनेस करेगी तो जाहिर सी बात है वो मुनाफा कमाएगी, और उस मुनाफा का एक हिस्सा, ठीक है, वो मुनाफा सारे के बीच में डिवाइड होगा, और उसका एक हिस्सा उसको भी मिलेगा जो उसमें इन्वेस्ट किया है। मैंने मान लो 1000 शेयर में इन्वेस्ट किया है, तो मेरे वैल्यू का हिस्सा मुझे मिलेगा, उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं उसको, डिविडेंड। ये डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मुझे मिलता है। और हर शेयर का जो प्राइस होता है उसको कहते हैं फेस वैल्यू। जैसे मैंने इसका प्राइस रखा 100 रुपीज, तो ये 100 रुपीज क्या है, उसका फेस वैल्यू है, आप समझ लो MRP है, ठीक है। और एक होता है मार्केट वैल्यू। आप बोलोगे सर शेयर मार्केट में तो MRF का शेयर दिखता है 1 लाख में, 1.25 लाख में, मारुति का शेयर दिखता है 1 लाख रुपया, आपके रोज 100 रुपया रहता है, तो नहीं, उसका फेस वैल्यू 100 रुपया ही होगा या 10 रुपया होगा, बट उसका मार्केट वैल्यू डिसाइड होता है उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे और डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के बेसिस पे, और बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, वो आप शेयर मार्केट में पढ़ोगे, एक चैप्टर है ना आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड, उसमें पढ़ोगे। तो वो प्राइस वो डिसाइड करता है, क्योंकि जब आप कंपनी 10 साल से या 100 साल से काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है उसका 10 रुपए का शेयर का वैल्यू आज के टाइम में बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया होगा। तो इनिशियली उसका फेस वैल्यू 10 ही रुपया होगा, पर आज के टाइम उसका वैल्यू बढ़ के 1 लाख पहुंच गया है, ठीक है। एनीवे, तो ईच शेयर हैज इट्स फेस वैल्यू। हमारे पास क्वेश्चन में फेस वैल्यू ही दिया रहेगा, तो आप याद रखना नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, वो वैल्यू जिसपे कंपनी इशू करती है शेयर को। एंड होल्डर ऑफ दीज शेयर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी। ये तुम लोगों ने ऊपर भी देखा था। द शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड फ्रॉम कंपनी एज अ कंसिडरेशन फॉर इन्वेस्टिंग द मनी। ये मैंने आपको समझा दिया, एक एग्जाम्पल दिया है, आप चाहो तो उसको पढ़ लेना। मैंने आपको ये सारी बातें ऐसे ही बता दिया। सीधा आते हैं काइंड्स के ऊपर, इससे क्वेश्चन बनता है। तो देखो शेयर बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। तो एक्चुअल जो ओनर होता है ना, वो होता है इक्विटी शेयर। इसके पास वोटिंग राइट होता है, ये वोट कर सकता है, कंपनी के जो भी बड़े बड़े फैसले होते हैं उसमें ये वोट करता है। जैसे कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, कंपनी कब डिविडेंड देगी, इन सब चीजों पे ये जो भी रिजोल्यूशन होता है उन सब पे ये वोट करता है। कहाँ पे करता है, एनुअल जनरल मीटिंग में या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, AGM कहते हैं या EOGM कहते हैं। तो जो भी मीटिंग, मतलब जो भी फैसला लिया जाएगा उसमें इसका भी अपना कंट्रीब्यूशन होता है, वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंस शेयर के पास ऐसा कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे उनको भी वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो आपको नहीं पढ़ना, बट मान के चलो आप इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते। तो एक्चुअल ओनर कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है। फिर ये प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो ये भी एक शेयर है, ठीक है। इसके पास दो प्रेफरेंशियल राइट है, जिसके वजह से इसको प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है। प्रेफरेंशियल राइट ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। वो दोनों प्रेफरेंशियल राइट क्या है, मैंने यहां नोट कर दिया, देखो आप, they enjoy two preferential right over the equity shareholder. Number 1, they have right to receive fixed rate of dividend. इनको हर साल प्रॉफिट कितना भी हो, इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। प्रॉफिट ज्यादा होगा तो भी, कम होगा तो भी। इक्विटी को नहीं मिलता, इक्विटी को प्रॉफिट तभी मिलता है जब कंपनी चाहे, कंपनी चाहे तो प्रॉफिट नहीं भी दे सकती है इक्विटी को, ठीक है, उसकी मर्जी है। उसको लगता है कि नहीं मुझे इक्विटी को प्रॉफिट नहीं देना चाहिए तो वो नहीं भी देगी, पर प्रेफरेंस को आपको देना पड़ेगा। तो पहला फायदा ये हो गया उसको। दूसरा फायदा क्या है, जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, तो उसके सारे एसेट्स को बेच के जब लायबिलिटीज को पेमेंट कर देते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी को, उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें पहले पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर को, पहले प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करते हैं, उसके बाद अगर बचता है तो इक्विटी को मिलता है। मतलब उस लाइन में भी पहले आगे कौन खड़ा रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये दो प्रेफरेंशियल राइट इसके पास होता है। पहला,
डिविडेंड रिसीव करने का, और दूसरा वाइंडिंग अप के टाइम में रिपेमेंट ऑफ कैपिटल रिसीव करने का। इन दोनों में वो इक्विटी से आगे होता है। ओके, इसका मतलब कि इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्क कवर करता है, इसलिए ज्यादा रिटर्न भी उसी को मिलता है। अब टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको आप पढ़ लेना, मैं शॉर्ट में आपको बता दूं तो बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, दूसरा है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब जहां पे डिविडेंड अगर आपको नहीं मिला तो वो अगले साल मिल जाएगा, आपका डिविडेंड लैप्स नहीं होता, वो एक्यूमुलेट होता जाता है, इसलिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। नॉन क्यूमुलेटिव में डिविडेंड नहीं मिला तो लैप्स हो जाएगा, अगली बार नहीं मिलेगा। ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग का मतलब जब कंपनी में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होती है, इतना प्रॉफिट होता है कि इक्विटी प्रेफरेंस सबको पेमेंट कर दिया, फिर भी प्रॉफिट बच गया, तो उस बचे हुए प्रॉफिट पर राइट इक्विटी का होता है। बट अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें वो भी पार्टिसिपेट करेगा, उसको भी कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा अपने एक्चुअल शेयर के अलावा, उसको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग जिसको ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर जो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल जिसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है कभी भी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीम करने का मतलब होता है रिपेमेंट करना, मतलब 10 साल के बाद हम प्रेफरेंस को वापस पैसा कर देंगे। इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब उसको हर साल डिविडेंड तो मिलेगा पर प्रिंसिपल पूरा पेमेंट कभी भी नहीं होगा। जब तक कंपनी चल रही है वो कभी भी रिपेमेंट नहीं होगा, कंपनी बंद होगी तो ही रिपेमेंट होगा। इक्विटी शेयर पे आते हैं। इक्विटी शेयर क्या है? तो इक्विटी शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इट इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। इन अदर वर्ड्स, शेयर विच डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड या रिपेमेंट ऑफ कैपिटल आर टर्म्ड एज इक्विटी शेयर। मतलब कल को कंपनी बंद होती है, पैसा बचेगा तो उसको मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। रिटर्न की बात करें तो इसको इक्विटी को रिटर्न के तौर पे क्या मिलता है? इसको मिलता है डिविडेंड। ठीक है, बट किसके बाद? प्रेफरेंस शेयर के बाद। नो फिक्स डिविडेंड, इसका डिविडेंड फिक्स नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ज्यादा डिविडेंड, नहीं होगा तो नहीं भी मिलेगा डिविडेंड। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, यहां से आपका मेन थ्योरी शुरू होता है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये याद रखना है। तो जो शेयर कैपिटल है उसको कितने कैटेगरी में बांटा गया है ये हम लोग करेंगे और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बनेगा। ओके, तो ये हम लोग कवर करेंगे आगे। तो चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैंने चाहा था कि 20-22 मिनट का ही रहे, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में लूँगा। इस कॉन्सेप्ट को प्लस इससे रिलेटेड एग्जाम्पल क्वेश्चन जिससे जो हर बार एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मान के चलो आप फिक्स होता है, फॉर्मेट वाला क्वेश्चन, वो भी मैं यहाँ पे करूँगा इसके साथ, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसको हम अभी छोड़ देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके देन, थैंक यू। आपको समझ आया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, पसंद आ रहा है तो, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ वो वेस्ट नहीं जा रहा है।